नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश में सबसे पहले बात जी संगम की खबर के असर की। लखनऊ में लॉ स्टूडेंट की हत्या के मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर शासन ने सख्ती दिखाई है। जी संगम पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद सीएम अखिलेश यादव खुद हरकत में आए और लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर और एसएसपी यशस्वी यादव को अपने आवास पर तलब कर अब तक की इस मामले में हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी ली गई। सीएम ने पुलिसिया कार्रवाई पर न केवल असंतोष जताया बल्कि कड़ी फटकार भी लगाई है। लॉ छात्रा की मर्डर मिस्ट्री, जी संगम की खबर का बड़ा असर। अखिलेश यादव ने कार्रवाई के दिए निर्देश। 100 नंबर पर रिस्पांस नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में लॉ छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर और एसएसपी यशस्वी यादव को अपने आवास पर तलब किया और मामले में अब तक की हुई कार्रवाई की जानकारी ली। अखिलेश ने पुलिसिया कार्रवाई पर भी असंतोष जताया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पीड़ित के पिता की ओर से 100 नंबर पर कॉल के दौरान पीसीआर वैन की ओर से सही रिस्पांस न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, जी संगम ने सबसे पहले डायल 100 की सच्चाई को सबके सामने रखा था। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसे में अब देखना होगा कि लखनऊ पुलिस कितनी जल्द इस निर्मम हत्याकांड का खुलासा करती है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ की लॉ छात्रा मर्डर केस की जांच अब एसटीएफ करेगी। मामले में पुलिस की कार्रवाई से सीएम की नाराजगी पर एसटीएफ के हवाले हुई है जांच। एसएसपी एसटीएफ ने टीम बनाकर शुरू की जांच। साथ ही सीएम ने पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही पर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। आईजी जोन पूरे मामले की गोपनीय जांच कर रहे हैं। तो इससे पहले लॉ छात्रा की हत्या के मामले में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है जो खुद मृतका के पिता ने किया, जिसने सीएम अखिलेश यादव के उस दावे की पोल खोल दी थी जिसका उन्होंने मीडिया के सामने दम भरा था। हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो लखनऊ पुलिस की लापरवाही की भी पोल खोल देगा। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में लॉ छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। साथ ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव के उस दावे का भी दम निकल गया जिसमें उन्होंने 100 नंबर डायल कर तुरंत मदद की बात कही थी। आइए आपको सुनाते हैं सीएम अखिलेश यादव का वो बयान। अगर एफआईआर की एक भी कहीं आपको शिकायत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है और जब से हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है, आप चाहें तो अभी फोन मिला करके आप घटना की सूचना देंगे तो आपको जानकारी होगी। मैं समझता हूं आपको अभी कोशिश कर लेनी चाहिए कंट्रोल रूम का फोन मिला के फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। सुना आपने, लेकिन लॉ छात्रा की हत्या के मामले में अगर पुलिस ने 100 नंबर पर आई कॉल को गंभीरता से लिया होता तो शायद इस हैवानियत को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे होते। मृतका के पिता के मुताबिक उनके फोन पर आई कॉल के बाद जब वो इको पार्क पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने 100 नंबर डायल कर पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें अमीनाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिदायत दी गई और करीब आधे घंटे तक कोई भी पुलिस मदद नहीं मिली। से बाहर निकला, फिर मैंने सिक्योरिटी वालों से बात करी वहाँ के, फिर वहाँ का सीसी फुटेज देखा मैंने। जब तक सीसी फुटेज में देखा तो सिक्योरिटी वालों ने भी उस फोटो देख के ने बोला इधर नहीं है, आप सीसी फुटेज देखिए। सीसी फुटेज में भी ये नहीं कुछ दिख रहा था। तो फिर वहीं पे 100 को मिलाया। 100 में मैंने अपना दर्ज कराया। उन्होंने ये कहा कि आप अपना थाना कहाँ आपका, मैंने अमीनाबाद के, अमीनाबाद थाने पे आप रिपोर्ट किए। वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लॉ छात्रा के पिता का कहना है कि अगर पुलिस ने इस मामले में थोड़ी भी गंभीरता दिखाई होती तो शायद उनकी लड़की के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होते।
इको पार्क जहां पर आप थे वहां पर आपको पुलिस की कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई मदद, वहाँ सभी लोग थे वहाँ पे, हम क्या वहाँ पूरी सिक्योरिटी है वहाँ पे, वो भी जानते। मतलब 100 पर जो रिस्पांस मिला आप उससे? रिस्पांस नहीं, वरना वही तो मुझे दुख है कि अगर वो रिस्पांस करते तो शायद ये घटना ना होती या लीड मिल जाता। घटना के 2 दिन बाद लखनऊ के एसएसपी यशस्वी यादव मृतक लड़की के घर पहुंचे और परिजनों से इस मामले में पूछताछ की। आपको बता दें, लॉ छात्रा मर्डर मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते डीजीपी ने एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद एसएसपी लड़की के घर पहुंचे, लेकिन सवाल यही कि जो तेजी पुलिस वारदात होने के बाद दिखाती है, अगर वही तेजी शिकायतों पर दिखाए तो शायद जुर्म होने से पहले ही उस पर लगाम लग जाए। ये हकीकत है मुख्यमंत्री के उस भरोसे की जो उन्होंने लखनऊ पुलिस पर किया है। 100 पर अगर रिस्पांस ठीक आया होता और पुलिस उसी वक्त इको पार्क पर पहुंच गई होती उस बेटी के, उस लड़की के पिता के पास, तो शायद हो सकता था कि वो बेटी बच जाती और उसको तलाश लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री चाहे जितना दावा करें, चाहे जितना भरोसा करें, उनके अफसर ना तो उनका भरोसा रख पा रहे हैं और ना ही जनता का। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ पुलिस तो डायल 100 में फेल है ही, लेकिन क्या नोएडा पुलिस भी 100 नंबर की कॉल को गंभीरता से लेती है? इसका रियलिटी टेस्ट किया जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने। लखनऊ में लॉ स्टूडेंट की हत्या का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है और उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि जब पीड़ित के पिता ने पुलिस के 100 नंबर पे डायल किया तो पुलिस की तरफ से कोई ठीक रिस्पांस नहीं मिला। तो 100 नंबर की आखिर असलियत क्या है, नोएडा में आखिर कितना एक्टिव है 100 नंबर, जानने की कोशिश करते हैं। इस समय मैं आपको 100 नंबर पे डायल करूंगी क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक सिचुएशन है। यहाँ पर फिल्म सिटी के सामने ही एक युवक का एक्सीडेंट हो गया है। आप देख सकते हैं सामने भीड़ लगी हुई है, लेकिन पुलिस आखिर कितनी एक्टिव है जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए फोन है यहाँ पर और मैं यहाँ पर 100 नंबर डायल करती हूँ। इसमें से आप देखिए मैंने 100 नंबर डायल किया तो क्या रिस्पांस आएगा जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। अच्छा, अभी ना फिल्म सिटी के सामने फ्लाईओवर पे एक यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है या एक युवक ना अचेत बिल्कुल पड़ा हुआ है। ये है फिल्म सिटी के सामने जो ये फ्लाईओवर आता है ना, इसी के। तो कितनी देर में आप यहाँ पर पहुँचा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल वो अचेत पड़ा हुआ है युवक, तो आप अगर भिजवा, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं 100 नंबर की तरफ से है कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ रही है, कितनी जल्दी आती है अब ये जानने की कोशिश करेंगे। 100 नंबर पे कॉल करके हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इस समय अगर हम टाइम की बात करें 12:28 हो रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस आखिर कितने टाइम में यहाँ पर पहुँच पाती है और क्या रिएक्शन आखिर पुलिस का रहता है। अब करीब कॉल किए हमें 20 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं उस युवक की कह सकते हैं कि स्थिति जो है गंभीर है, पता नहीं किस पोजीशन में है वो, क्या स्थिति है उसकी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जमा हैं, जो देख रहे हैं। इनमें से एक युवक हमारे साथ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि कितना टाइम हो गया आपको कॉल किया? आपने भी कॉल किया पुलिस को और क्या रिस्पांस आया? मैम, मैंने 20 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, कम से 15 मिनट हो गए मेरे को। मैंने फोन पे बात कर रहा हूँ बिस्रात हॉस्पिटल में। हाँ। तो मैम बोल रही है कम से कम, अभी मैंने 108 पे करी है, बोल रही है कि 15 मिनट में आ रही है। उन्होंने मेरे साथ 2 ड्राइवरों से भी बात कराई है। हाँ। वो कहीं बोल रहे जिला बताइए, कभी कुछ बताइए। हाँ। मेरे को कंफर्म नहीं बता रहे, कभी मैं कुछ बता रहा हूँ वो कुछ और बता रहे मेरे को। तो क्या बोले कि एम्बुलेंस? बोल रही है कि एम्बुलेंस अभी खाली नहीं है यहाँ पे, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने के लिए। हाँ। अब आधे घंटे उस बंदे की क्या हालत हुई, सर पे चोट लगी हुई है। एक बार फोन करा वो काट दिया, दूसरी बार मैंने फिर करा, कम से 15 मिनट बात की, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति है यहाँ पर। इन्होंने फोन किया है तो बोल दिया एम्बुलेंस खाली नहीं है। हमने कॉल किया है यहाँ पर तो बस इंतजार कर रहे हैं। उनके सर से खून बह रहा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो भीड़ थी वो भी छट रही है। यहाँ पर क्या हालात है गौतम बुद्ध नगर में, जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इंतजार हम और कर रहे हैं और एक बार और कॉल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब पुलिस आएगी। आप देख सकते हैं मैं कॉल करती हूँ, 100 नंबर ये मिला लेते हैं। हेलो,
अच्छा, मैंने कॉल करी थी, ये फिल्म सिटी के सामने जो फ्लाईओवर है जो सेक्टर 18 की तरफ जाता है, यहाँ पर एक युवक की चोट लगी हुई है, वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल हालत उसकी गंभीर बनी हुई है। अभी तक कोई आया ही नहीं, ना एम्बुलेंस आई, ना पुलिस की कोई गाड़ी आई, पीसीआर। अब 20 मिनट से ज्यादा हो गया है। अब हालात आप देख सकते हैं, फोन कट हो गया, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। और ऐसी हालत है, अगर नहीं होगा तो इस युवक को जी मीडिया की टीम अस्पताल पहुंचाएगी। अब आप देख सकते हैं पीसीआर यहाँ पर पहुंची है और करीब करीब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। हालत देखिए, यहाँ पर हाईटेक सिटी से नोएडा कहा जाता है और यहाँ से मात्र कह सकते हैं कि 7-8 मिनट के डिस्टेंस पे ही एसएसपी ऑफिस है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी एक्टिव है यहाँ पर नोएडा पुलिस के बार बार कॉल की गई, उसके बाद करीब आधा घंटा बाद ये यहाँ पर पीसीआर पहुंची है। अब कितना टाइम लगेगा इसे हॉस्पिटल पहुंचने में, ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितना हाईटेक सिटी कहा जाता है, पुलिस के जितने भी दावे हैं 100 नंबर के, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर में तो वो फेल ही दिख रहे हैं। नोएडा से शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। बड़ी हैरानी की बात है, 7-8 मिनट की दूरी पर पुलिस स्टेशन, लेकिन वहां आते आते पुलिस को आधा घंटा लग गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में जिस तरह लॉ छात्रा की हत्या को अंजाम दिया गया, उसने इंसानी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आपको सन्न कर देगा। हत्या से पहले छात्रा के जिंदा रहते ही आरोपियों ने मशीन से उसका बायां हाथ काटा और फिर उसकी मौत के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। वहीं छात्रा के बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। राजधानी लखनऊ में 1 फरवरी को जिस खौफनाक वारदात ने दस्तक दी थी, उसमें हुए खुलासे ने हैवानियत का पर्दाफाश किया है। लॉ छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि छात्रा की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, फिर उसे किसी धारदार मशीन से काटा गया। हत्या के 1-1.5 घंटे में ही शव को ठिकाने लगा दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का भी शक है कि जिस तरह से लॉ छात्रा के अंग काटे गए, उससे साफ है कि इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया। उसकी जान निकलने से पहले उसका बायां हाथ काटा जा चुका था। गर्दन बाएं हाथ के काटे जाने तक शार्प कटिंग का ना होना इस ओर इशारा करता है। वहीं शरीर के बाकी अंग मौत के बाद काटे गए, क्योंकि इन अंगों के कट बेहद शार्प हैं। अनुमान है कि गौरी की हत्या रविवार शाम 7 बजे से 8 के बीच में हुई थी। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि छात्रा के फेसबुक पर 25 दोस्तों से बातचीत होती थी। इनमें से 4 को लड़की ने फ्रेंड लिस्ट से हटाया था। इन्हीं 4 पर पुलिस को शक है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि लव अफेयर के चलते आरोपियों ने इस हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को 2 टुकड़ों में अलग अलग जगह फेंका। लॉ छात्रा के शव की शिनाख्त होने के साथ ही कई टुकड़ों में बटे शव और हत्या का रहस्य और उलझ गया। कई सवाल उठे कि आखिर छात्रा की हत्या किसने की, छात्रा को क्यों मारा गया और वो भी इतनी बेरहमी से। कितना जघन्य ये अपराध है। पुलिस के पास अब तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं 1 फरवरी की उस शाम ऐसा क्या हुआ था जिसने राजधानी लखनऊ में खौफ पैदा कर दिया। 1 फरवरी 2015 यही वो तारीख है जब राजधानी लखनऊ में हैवानियत की सारी हदें तोड़ देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। पीजीआई के पास कई टुकड़ों में मिली लॉ छात्रा के शव से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अमीनाबाद इलाके की रहने वाली लॉ छात्रा 1 फरवरी को किसी काम से घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा घर वापस नहीं लौटी। घर आई तो बस उसकी खौफनाक हत्या की खबर। परिजनों के मुताबिक 1 फरवरी को शाम से छात्रा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से घबराए घर वालों ने पुलिस में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक लड़की का दोस्त ही उसका कातिल है, जो आए दिन लड़की और उसके परिजनों को परेशान किया करता था। उसे मृतका का किसी से बात करना भी पसंद नहीं था।
एक लड़का था, उसको बहुत तंग करता था। वो जिसको गौरी को फोन करता था और उसका ना हम लोग के आउटगोइंग इनकमिंग सब कॉलें बंद करा देता, मेरी भी, मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की, यहाँ तक कि मेरी भांजी की भी। मैं उससे बहुत इतनी ज्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। मैंने तुम चाहते क्या हो, बस आके यहाँ गली में बहुत उसने अनाप शनाप मुझे गाली दी, मेरी लड़की को दी। परिजनों की माने तो आदित्य नाम का शख्स ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। कि जो है मतलब तंग करता है। किसको? पुलिस को? यहाँ आकर बेल बजा के रात में 1:30 बजे भाग जाता था। कहता था उससे कि मतलब मिलने आओ, नहीं तुम तुम्हारे वॉल्स पे वो पूरी गली में बदनाम कर दूँ। हाँ करता था, पर वो कह रहा है कि वो यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। और उससे कब बात हुई आखिरी बार? मेरी तो मैंने नंबर दिया तो पहले तो कहने लगा कि मैं देखता हूँ, फिर कहता कि वो हेल्प नहीं करूँगा उसकी। हालांकि पुलिस इस मामले में छात्रा के कुछ दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही उसके कई दोस्तों की मोबाइल डिटेल भी खंगाली जा रही है। कातिल तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच के साथ साथ कई थानों की पुलिस को भी लगाया गया है। लेकिन लखनऊ में घटी इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। सवालों में रहने वाली यूपी पुलिस का एक और गड़बड़ झाला सामने आया है और इस बार कटघरे में है बरेली पुलिस, जिस पर पिछले 6 महीने में अपने प्रेमियों के साथ भागी सैकड़ों लड़कियों की उम्र में हेराफेरी करने का आरोप लग रहा है। यह आरोप पहले कई स्वयंसेवी संस्थाओं का था और अब कोर्ट ने इस मामले में बरेली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या है पूरा मामले की हकीकत, देखिए। क्या है 149 लड़कियों की उम्र का सच? ये सवाल अब जिला अदालत की चहारदीवारी से निकलकर बरेली पुलिस को डराने लगा है। सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने में बरेली की हदों में पुलिस प्रशासन ने जिस लापरवाही का परिचय दिया है, वो स्थानीय लोगों के गले उतरना तो दूर, अब कानूनी कसौटी पर भी खरा नहीं उतर पा रहा है। लड़की नाबालिग है तो उसमें जितने भी जुर्म बनते हैं, चाहे वो भगाने के जुर्म बने या जबरदस्ती सेक्स करने के या रेप करने के जुर्म बने, तो उसमें गंभीर धाराएं बन जाती हैं। तो उसमें जो अभियुक्त पक्ष होता है उसकी तरफ से हमेशा ये कोशिश होती है कि उसको एडल्ट दिखाया जाए, और जिसमें वो अपनी मर्जी की भी मालिक हो जाती है। तो इन सारे मामलों में चूंकि एज 19 से कम दिखाई गई है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। दरअसल ये पूरा मामला बीते 6 महीनों में घर से भागी 149 लड़कियों का है। जांच बरेली पुलिस ने पूरी की और आरोप है कि कई लड़कियों के शैक्षणिक दस्तावेजों में लिखी उम्र को आधार बनाने की बजाय पुलिस ने स्वास्थ्य महकमे की रेडियोलॉजी जांच को आधार बनाया, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी लड़कियों की उम्र 19 साल बताई, जबकि महज एक लड़की की उम्र 24 दिखाई गई। यानी पुलिस के मुताबिक अपने प्रेमी के साथ घर से भागी सभी लड़कियां बालिग हुईं। अब सवाल ये कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर पुलिस और स्वास्थ्य महकमे की साठगांठ से आरोपियों को राहत देने का खेल? कि 149 लड़कियों में से सिर्फ एक की 24 है, बाकी 18 आ जाए। अच्छा, होता यह है कि जब एक बार मुकदमा लिख जाता है तो फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो फिर अप्रोच करने लगती हैं और किसी न किसी कीमत पे अपनी एज जो है वो मैनिपुलेट कराने की कोशिश करती हैं और कभी कभी उसमें कामयाब भी हो जाती हैं। तो इस तरफ भी शक जाता है कि कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं, और इसी को देख के ही कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों ने भी पुलिस और स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जांच का विषय है और स्वास्थ्य महकमे पर एक सवाल उठाता है, और इसमें दूसरी सीएमओ जो डॉक्टर जिसने मेडिकल किया है, मैं तो ये समझता हूँ इसमें गड़बड़ी बहुत हुई है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वहीं बरेली स्वास्थ्य महकमा ऐसे आरोपों को निराधार करार दे रहा है। उनकी राय में जांच के आधार पर ही पुलिस को रिपोर्ट दी जाती है और ऐसे मामलों में अगर कोई गड़बड़ झाला हुआ है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जो रेडियल की फाइंडिंग होगी उसी के अनुसार होगी, जो रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी होगी उसी के अनुसार रिपोर्ट दी गई होगी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने उम्र का प्रमाण पत्र जारी करने और लगभग सभी लड़कियों की उम्र समान कैसे हो सकती है, इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जितनी भी नाबालिग अगर बच्चियों की, तो उसमें धाराएं संगीन जुर्म बनते हैं और उसमें ज्यादा सजाओं का प्रावधान है और उसमें जमानत वगैरह भी नहीं होती है। आजकल इस पर कानून में संशोधन भी हो चुका है, तो उससे बचने के लिए ये होता है और इसको देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है।
क्या पुलिस ने अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए सभी 149 लड़कियों की उम्र 19 साल दिखाई है, ताकि ये समझा जाए कि सभी लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से घर से भाग गई हैं, ताकि इस आधार पर आरोपी पक्ष किडनैपिंग, रेप और संगीन मामलों में सजा पाने से बच सके। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों के आरोपों पर गौर करें तो ऐसे मामलों में जहां पीड़ित पक्ष लोक लाज की वजह से सच्चाई पर पर्दा देने की कोशिश करता है, वहीं आरोपी पक्ष पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। बाली उम्र में प्रेम प्रसंग का मामला हो या किसी के बहकावे में घर से लड़कियों के भागने का मामला या फिर किडनैपिंग के आरोप, ऐसे कई मामलों में इल्जाम लगते रहे हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश में या तो लापरवाही करती है या फिर पैसे के लिए आरोपों के साये में आए लोगों को राहत देने का खेल किया जाता है। ऐसा खेल केवल एक आध जनपदों में नहीं बल्कि कई जनपदों से सामने आया है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग को बालिग दिखाने का खेल महज बरेली ही नहीं बल्कि सूबे के कई जिलों में चल रहा है और इस खेल में पुलिस और डॉक्टरों का गठबंधन किसी भी मामले की जांच को पूरी तरह बदल देता है। इसका फायदा उठाते हैं जुर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी। अगर बात शाहजहांपुर की करें तो बीते 2 सालों में मेडिकल रिपोर्ट में 12 लड़कियों को 18 साल, 17 लड़कियों को 19 साल, 8 लड़कियों को 20 साल और 5 लड़कियों को 21 साल का दिखाया गया है। उम्र का खेल सबसे ज्यादा 18 और 19 साल में खेला जाता है, जिसके लिए आरोपी डॉक्टरों के पैनल से सांठ गांठ कर लड़की को रिपोर्ट में बालिग दिखाते हैं कि आरोपी को बचाव की एक आड़ मिल जाती है। जैसे ही लड़की बालिग होती है वैसे ही वो जो कहती है उसके आधार पर कानून व्यवहार करता है। अब चूंकि लड़की को उन्होंने अपहरण किया, उसको प्रेशर बनाया, वो उनके इन्फ्लुएंस में है, दबाव में है, जो वो चाहते हैं वो कहलवाते हैं, इसलिए वो उसको बालिग करवाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। और चूंकि जैसी व्यवस्था है इस समय, उसके लिए मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो सारा का सारा प्रेशर, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे आर्थिक हो, वो चिकित्सालय में जाके डॉक्टरों को मैनेज करने का पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि इस मामले में जिले के सीएमओ का कहना है कि एक्सरे के जरिए ही उम्र का निर्धारण किया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं की जा सकती। वेरिफिकेशन के लिए जो लड़की या जो कोई भी आता है तो उसके लिए हम एक्सरे एडवाइस करते हैं। और ये एक्सरे की एक खासियत होती है, लाइट्स होते हैं, इनके फ्यूज होने के सबके नियत समय होते हैं, जैसे कि क्लैविकल, कॉलर बोन जिसको कहते हैं। इस तरह से जो है इनका जो है एक्सरे होता है। एक्सरे के आधार पे हम ये कह पाते हैं कि अनुमानित उम्र क्या है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को सही मान रहे हैं और पुलिस कानूनी दायरे में की गई अपनी तफ्तीश को। ऐसे में सवाल यही है कि किसी के बहकावे में आकर या फिर प्रेम प्रसंगों के चलते जितनी भी लड़कियां अपने घर से भागी हैं, क्या वो इत्तेफाकन बालिग ही होती हैं? शिव कुमार, जी मीडिया, शाहजहांपुर।